सभी को नमस्ते। बहुत दिनों से जब पढ़ाता था तो चिन्हों के हिंदी, मराठी और अंग्रेजी नाम, हिंदी और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। उनकी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में जो वर्ण है, स्वर और व्यंजन, उनके जो भिन्न भिन्न रूप है, वह रूप किस प्रकार उसको उच्चारित किया जाता है या कौन सी संज्ञाएं किस चिन्ह के लिए है, यह छात्रों को एक साथ में समझाने का बहुत दिन से विचार था। उस दृष्टि से यह वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप देवनागरी लिपि के हर चिन्ह को सही रूप से उच्चारण कर सकेंगे। तो देखो, यहाँ पर शीर्षक विराम चिन्ह तथा उनकी संज्ञाएं, त्रैभाषिक तुलनात्मक विवरण। यह परिवर्तित देवनागरी लिपि में स्वीकृत लिपि चिन्ह सहित ये चिन्ह जो है वो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इस वीडियो में उसको नहीं लूँगा। उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपसे साझा कर दूंगा, वह आपको अधिक जानकारी के लिए होगा। लेकिन यह जो वीडियो है तो इसमें जो चिन्ह आप समझेंगे, उनकी संज्ञाएं जानेंगे, तो वह आप हिंदी को पढ़ते समय या मराठी में भी पढ़ते समय उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके आंखों के सामने वो चिन्ह आ जाता है तो उसे उसके रूप या संज्ञा के माध्यम से उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, चिन्ह, यह चिन्ह वाला स्तंभ, दूसरा स्तंभ है हिंदी संज्ञा, तीसरा स्तंभ है मराठी नाम, चौथा स्तंभ है इंग्लिश टाइटल। यानी वही चिन्ह जो है उसका हिंदी रूप क्या है, मराठी रूप क्या है और अंग्रेजी रूप क्या है। उसमें जो चिन्ह हम समझेंगे वे पहले स्वर चिन्ह है। स्वर चिन्हों को हिंदी में दूसरा प्रतिशब्द है हिच्चे, और मराठी मध्ये स्वर चिन्ह दूसरा शब्दांश रूप। हे मराठी सुलभीकरणासाठी मागे महाराष्ट्र शासनाने एक GR प्रकाशित केला, तर त्या अभ्यास समितीच्या सदस्यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे स्वरचिन्हासाठी शब्दांश रूप किंवा शब्दांश, स्वरचिन्हाला जी स्वराला जोडून येणारी चिन्हे आहेत त्यांच्यासाठी शब्दांश हा शब्द प्रयोग सर्वमान्य झालेला है। तो इसलिए हिंदी में स्वर चिन्ह या हिच्चे, मराठी मध्ये स्वर चिन्ह किंवा शब्दांश। अब जो चिन्ह है वह है पहला वाला चिन्ह, इसको हिंदी में कहते हैं आ की मात्रा, और मराठी में इसे जब पहचानते हैं काना इस नाम से। दूसरा चिन्ह हिंदी में ई की मात्रा, मराठी मध्ये ह्रस्व इकार किंवा काना व वेलांटी। वेलांटी का रूप पहला है, इसलिए मराठी में उसे ह्रस्व इकार इस प्रकार उच्चारित करते हैं। लेकिन हिंदी में छोटी ई की मात्रा, चाहो तो आप लेकिन ई की मात्रा, मराठी मध्ये ह्रस्व इकार किंवा काना व वेलांटी। अगला चिन्ह ई की मात्रा। अब देखो, दोनों एक साथ उच्चारित होंगे हिंदी के तो दोनों का भेद समझेगा। ई की मात्रा, ई की मात्रा, यानी यह दूसरा जो चिन्ह है वह ई जो है उसका अधिक उच्चारण होता है, दीर्घ उच्चारण होता है, उसके लिए ई की मात्रा, मराठी मध्ये दीर्घ इकार, वेलांटी व कान। आप इसे मराठी में अगर इसको संबोधित करना है तो दीर्घ इकार इस प्रकार, या फिर वेलांटी व काना इस प्रकार उसको संबोधित कर सकते। अगला चिन्ह हिंदी में ऊ की मात्रा,
मराठीमध्ये ऱ्हस्व उकार अभी मराठी का जो है ये लेखन रूप में है, यह पहला वाला रू है, यानी ह्रस्व। र में उकार जो होता है वह इस ढंग से आ जाता है। दूसरा चिन्ह आगे की ओर, इस प्रकार आगे की ओर वह चिन्ह है, तो हिंदी में उसे ऊ की मात्रा इस प्रकार उच्चारित करेंगे। मराठीमध्ये दीर्घ किंवा दुसरा उकार, या दुसऱ्या उकार जो आहे र सोबत जेव्हा हे चिन्ह येतं तेव्हा त्याचं रूप हे असं बनतं। ह्या दोन्हीमध्ये फार थोडा फरक आहे। मराठी में पहला उकार, मराठीत पहिला उकार आणि दुसरा उकार हे स्पष्ट होण्यात फार थोडा भेद आहे। इथे आपल्या लक्षात येईल, हा रू जो आहे हा फक्त जोडून रेष बाहेर आलेली आहे, आणि हा र दीर्घमध्ये हा जो रू आहे हा गोल आहे आणि मग ती रेषा बाहेर आलेली आहे। म्हणजे अशा प्रकारे इथं फक्त असं जोडून आलेली आहे। हा अपवाद आहे दीर्घ उकार आणि ह्रस्व उकार याचा हिंदीतल्या चिन्हित रूपांचा। आगे बढ़ेंगे। अगला चिन्ह, इसे हिंदी में रू की मात्रा कहते हैं, मराठी मध्ये रुकार। अभी मराठीत हा जो रुकार आहे ते या रुकाराचं पण ह्रस्व आणि दीर्घ असं विभाजन मराठीत पाहायला मिळतं, ते हिंदीत पाहायला मिळत नाही। हिंदीत फक्त एकच रूप वापरलं जातं। हिंदी में ये जो चिन्ह है, यह वाला चिन्ह, एक मिनट, यह वाला जो चिन्ह है उसे रू की मात्रा कह देते हैं। अब मराठी में है, मराठी में इसे रुकार संबोधित किया जाता है, लेकिन मराठी में जैसे ऊपर में ऊ ह्रस्व दीर्घ है वैसे रू का भी है। हिंदी में रू ह्रस्व दीर्घ नहीं है, मराठी में ये ह्रस्व दीर्घ है। तो समजून घेऊया। हा जो रू आहे, एक मिनट, ये वाला ह्रस्व रू और ये दोनों ह्रस्व है, लेकिन मराठी में ये दो रू और लू ये दोनों अलग वर्ण है। हिंदी में खाली रू ही है, मराठीमध्ये रू लू दोन्ही आहेत। या वरची ही जी रूपं आहेत ही ह्रस्व रूपं आहेत, आणि ही खालच्या रेषेतील ही रूची दीर्घ रूपं आहेत। म्हणजे इथे ची मात्रा 2 वेळा आलेली दिसते पहा। या ठिकाणी पण आपण पाहू शकता, हे असं डबल रूप येतं। म्हणजे हे ह्रस्व वरचं जे आहे ते ह्रस्व उकार चिन्ह आहेत, आणि खालचं जे आहे ते दीर्घ उकार चिन्ह आहेत। पण ही जी दीर्घ उकार चिन्ह आहेत रू आणि लू, ही दीर्घ हे चिन्ह हिंदीत वापरत नाहीत, संस्कृत वेदांमध्ये वापरतात। तो इसलिए यह जो संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है वेदों में, और संस्कृत जो है वो मराठी और हिंदी दोनों की जननी मानी जाती है। दोनों मराठी और हिंदी जो दोनों भाषाएं हैं वह हिंदी और मराठी ये दोनों संस्कृत से उपजी है ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आपको खाली पता होना चाहिए कि यह
अगर संस्कृत का कोई वचन हिंदी में जैसे कि वैसे लिया जाता है तो यह चिन्ह इसमें उन पंक्तियों में आ सकता है। तो उन्हें हमें समझना कैसे कि वह रू की मात्राएँ हैं। हिंदी में खाली ह्रस्व रू की मात्राएँ इस्तेमाल होती है, लेकिन दीर्घ मात्राएँ है ही नहीं ऐसे नहीं। तो दीर्घ मात्राएँ भी रू की है, जो कि हिंदी में खाली इस्तेमाल नहीं होती है, वह संस्कृत में इस्तेमाल होती है। आगे के चिन्ह हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। ये वाला चिन्ह, इसे हिंदी में एक ही मात्रा बोलते हैं, मराठीमध्ये एक मात्रा किंवा एकेरी मात्रा म्हणतात। अगला चिन्ह, हिंदी में इसे एक ही मात्रा कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, देखो जैसे, जैसे इस शब्द में यह जो दो मात्राएं आई है वे, यह एक ही मात्रा है। अब ये हिंदी का जो है पहला और दूसरा, ऊपर वाला और नीचे वाला, उच्चारण में भेद कैसे समझेंगे? एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, मामूली भेद है। निचला का है उसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है, दीर्घ होता है। पहला जो चिन्ह है इसका हिंदी में एक ही मात्रा, मराठीमध्ये एक मात्रा किंवा एकेरी मात्रा। दूसरा वाला चिन्ह, यह वाला, इसका हिंदी उच्चारण एक ही मात्रा, मराठीमध्ये दोन मात्रा इस प्रकार किंवा दुहेरी मात्रा इस प्रकार। अगला चिन्ह, इसे हिंदी में ओ की मात्रा कहते हैं, मराठीमध्ये काना अधिक एक मात्रा किंवा ओकार या नावाने काना अधिक एक मात्रा असे पण संबोधले जाऊ शकते किंवा ओकार असे म्हटले जाऊ शकते। अगला चिन्ह, हिंदी में इसे ओ की मात्रा कहते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक साथ उच्चारण करता हूँ तो समझोगे। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ ओ ओ ऐसे। पहला वाला ओ की मात्रा, निचला वाला ओ की मात्रा। तो यह जो चिन्ह है ओ की मात्रा, मराठीमध्ये कान्हा, काना व दोन मात्रा इस प्रकार उसे संबोधित करेंगे, काना व दोन मात्रा, या फिर ओकार। अब यहाँ तक के जो है वह स्वर चिन्ह थे। आगे जो है स्वरादि चिन्ह, मराठी में सभी को स्वर चिन्ह कहा जाता है, हिंदी में स्वर चिन्ह स्वरादि चिन्ह अलग अलग है। तो अगला चिन्ह, एक मिनट, यह चिन्ह हिंदी में से आगत चिन्ह या अनुस्वार कहते हैं, मराठीमध्ये अक्षराच्या वर येणाऱ्या बिंदूला, यह जो आया शिरोबिंदू, अनुस्वार, अनुनासिक, नासिक्य ध्वनी अशा वेगवेगळ्या चार नावाने ओळखले जाते। या चिन्हाला हिंदी में दो ही नाम है, अनुस्वार या आगत चिन्ह। अनुस्वार आपको हिंदी और मराठी में दोनों जगह एक समान नाम पाया जाता है, लेकिन हिंदी में अलग जो नाम है आगत चिन्ह, उससे भिन्न नाम मराठी में है, जैसे शिरोबिंदु, अनुनासिक चिन्ह, नासिक्य ध्वनि। अब यह हिंदी में और मराठी में दोनों में यह अनुनासिक वर्ण का इस्तेमाल होता है। मानक वर्णमाला जो है जब हम देखते हैं तो उसमें हमें यह चिन्ह पाए जाते हैं। तो इन सभी का देखो उच्चारण, ण ण न न म, यह अनुनासिक वर्ण है, यानी अनुनासिक यानी जिनका उच्चारण नाकों के माध्यम से होता है, नासिका के माध्यम से होता है, इसीलिए मराठी का उसका नाम नासिक्य ध्वनि ऐसे भी है। आगे बढ़ेंगे। अगला चिन्ह ये वाला, इसे हिंदी में अर्धचंद्र कहते हैं,
यह जो चिन्ह है वह जो अंग्रेजी में भी देखो नया आविष्कार है। ऐप्स वगैरह जो मोबाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके इनके लिए ऐप्स कहते हैं। तो उस शब्द में यह चिन्ह आता है, जैसे ऐप्स। मराठी में यह अलग अलग बहुत जगह पर बहुत सारे शब्दों में आ जाता है। मराठी में भी इसे अर्धचंद्र ही कहते हैं। हिंदी नाम और मराठी नाम दोनों भाषाओं का इस चिन्ह का संबोधन एक समान है। अगला चिन्ह, इसे हिंदी में निश्चित कुछ नाम नहीं है, लेकिन मराठी में अर्धचंद्र अधिक काना, इस प्रकार उसको उच्चारित किया जाता है। औ या फिर औ। यह जो स्वर है हिंदी का मराठी वर्णमालेतील अ वर्ण जो आहे, स्वर आहे अ, त्यासाठी हे चिन्ह वापरले जाते। जसं उदाहरणार्थ डॉक्टर, डॉक्टरमधलं हे जे आहे डॉ, अ, ड ला जोडून आलं अ म्हणून डॉ झालं। इस प्रकार अगला चिन्ह है, इसे हिंदी में चंद्रबिंदु कहते हैं। मराठी में निश्चित नाम नहीं है, लेकिन अर्धचंद्र व अनुस्वार असे म्हणता येऊ शकते। पण निश्चित शब्द, प्रमाण शब्द, सर्वमान्य झालेला शब्द अद्याप उपयोगात आणला जात नाही। अगला चिन्ह यह वाला हिंदी में और मराठी में एक ही नाम से इसे जाना जाता है, विसर्ग चिन्ह। अब देखो कुछ उदाहरण है हिंदी के जिन शब्दों में वह विसर्ग चिन्ह इस्तेमाल हुआ है। अतः यह शब्द उच्चारण कैसे होगा? अतः, अंतपुर। इस दोनों में ये जो बिंदु आपको दिखाई देते हैं, यह बिंदु यानी यह चिन्ह, यह इसे विसर्ग चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के जो विराम चिन्ह है उसको आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर हम रुक जाएंगे।